12th का अकाउंट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमको देखना है कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी और आप लोगों को याद भी करना चाहिए। चंदा क्या है? चंदा मतलब सब्सक्रिप्शन, जिसे इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब हमने खाता बनाया था, प्राप्ति भुगतान खाता है वे खाता, तो खूब लिखा हमने टू सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। तो अभी सब्सक्रिप्शन होता क्या है ये देखना है हमको। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा वह राशि है जो किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को उसके सदस्यों से प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। जब भी कोई गैर व्यापारिक संस्था होती है तो उसमें उसके सदस्य होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर्स से क्या करती है, उसकी मेंबरशिप के रूप में कुछ अमाउंट वो उनसे प्रतिवर्ष लेती है, जिसे चंदा कहा जाता है। चंदे की जो राशि है वो संस्था की आय होती है, और संस्था की आय होने के कारण ही इसे प्राप्ति भुगतान खाते की प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है, और आय व्यय खाते की इनकम साइड मतलब आय सब की तरफ उसको लिखा जाता है। पूंजी निधि क्या है? पूंजी निधि मतलब पूंजी कोष। जब भी किसी संस्था का चिट्ठा बनाना हो तो उसमें पूंजी की जरूरत होती है, तो पूंजी की राशि निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रारंभिक चिट्ठा बनाया जाता है, या फिर उसके लिए एक सूत्र भी दिया गया है। उस सूत्र को लगाकर हम कैपिटल निकाल सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल, ये इसका फार्मूला है। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। इस प्रकार से पूंजी कोष की गणना की जाती है। कब की जाती है? जब भी संस्था का चिट्ठा बनाना हो तो चिट्ठा बनाने के लिए प्रारंभिक पूंजी निकाली जाती है, जिसके लिए ये सूत्र लगाया जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा कि स्पष्ट कीजिए कि प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है। क्यों सारांश है? क्योंकि रोकड़ पुस्तक की तरह ही बनाया जाता है। जिस तरह से रोकड़ पुस्तक में समस्त प्राप्तियां डेबिट साइड में लिखी जाती है, समस्त भुगतान क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, मतलब जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ऐसा उसमें लिखा जाता है। तो जस्ट उसी की तरह प्राप्ति भुगतान खाते में भी हम ऐसा ही करते हैं कि जितनी भी प्राप्तियां हैं सबको डेबिट साइड में लिख लेते हैं, जितने भी भुगतान है उन सबको हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। इसके अलावा इसमें इस चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, उधार का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। इसका जिस तरह से रोकड़ पुस्तक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, उसी तरीके से प्राप्ति भुगतान खाते का भी बैलेंस जो शेष होता है वो हमेशा डेबिट होता है। इसीलिए इसको प्राप्ति भुगतान खाते को रोकड़ पुस्तक का सारांश कहा जाता है, क्योंकि रोकड़ पुस्तक की तरह ही बनाया जाता है। इसमें आप एक किसी भी निश्चित तिथि को देखकर किसी भी संस्था के पास में 1 तारीख को जब उसने स्टार्ट किया था उस समय उसके पास कितना रोकड़ शेष था, और जब उसने एंड किया तब उसके पास कितना रोकड़ शेष है अवेलेबल है उसके पास, ये आप इसका बैलेंस देखकर आसानी से जान सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि ये रोकड़ पुस्तक का सारांश है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं बताइए। प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता सबसे पहली ये कि इसमें सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार का लेखा हमको इसमें नहीं करना है। नंबर 2, इसमें समस्त उन नगद व्यवहारों का लेखा होता है जो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो आगामी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो गत वर्ष से संबंधित हो। नंबर 3, इसमें पूंजीगत और आगमगत समस्त प्राप्ति और भुगतानों का लेखा होता है। तो किसी संस्था ने फर्नीचर खरीदा तो वो भी उसमें लिख लेगा, किराया दिया तो वो भी वो इसमें लिख लेगा। अदत्त व्यय पूर्वदत्त का समायोजन नहीं।
प्राप्ति भुगतान खाते में अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्ययों का समायोजन नहीं किया जाता है। उपार्जित आय और अनुपार्जित आय का लेखा नहीं। आय व्यय का प्राप्ति भुगतान खाते में इस तरह का उपार्जित आय और अनुपार्जित आय का कोई समायोजन नहीं किया जाता है। मूल्यह्रास और डूबत ऋण का लेखा नहीं होता है इसमें, है ना। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन संपत्तियों के ऊपर जो लगता है, जो हम आय व्यय खाते में लिखते हैं लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखते हैं। उसमें सिर्फ जो आया है वही लिखते हैं और जो गया है वही लिखते हैं। जो आना बाकी है या जो देना बाकी है वो प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखा जाता है। और जब भी प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है तो वर्ष की किसी एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। तो ये सब विशेषताएं थी प्राप्ति भुगतान खाते की। अब आय व्यय खाता और लाभानी खाते में क्या अंतर है ये हमको बताना है। अब देखो, आय व्यय खाता जो होता है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, जबकि लाभानी खाता व्यापारिक संस्थाओं के लिए बनाया जाता है। आय व्यय खाते में का जो शेष होता है वो बचत या घाटे को प्रदर्शित करता है, जबकि लाभानी खाते का जो शेष होता है वो प्रॉफिट या लॉस को शो करता है, लाभ या हानि को शो करता है। आय व्यय खाते के साथ चिट्ठा बनाया जाता है और आय व्यय खाता बनाने के पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है, जबकि लाभानी खाता बनाने के पहले व्यापार खाता बनाया जाता है और अंत में चिट्ठा बनाया जाता है। तो ये अंतर था आय व्यय खाता और लाभानी खाते में। इसके बाद अब आप देखिए, रोकड़ पद्धति अपनाने के कारण बताइए। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखती हैं, तो रोकड़ पद्धति अपनाने के क्या कारण हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के, क्यों वो अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखती है? तो सबसे पहला कारण उसका ये है सरल पद्धति। रोकड़ पद्धति सबसे सरल पद्धति है, बहुत ही इसमें एंट्री करना बहुत ही आसान है। कोई साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसमें आसानी से लेके कर सकता है। दूसरा, नगद लेन देन, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं के सारे जो सौदे हैं वो नगद होते हैं, इसलिए वो रोकड़ पद्धति अपनाती है। सीमित लेन देन, इनके लेन देन भी सीमित मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जैसे व्यापारिक संस्थाओं की तरह इनके बहुत ज्यादा लेन देन नहीं होते हैं, इनके लेन देन सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए ये रोकड़ पद्धति अपनाती है। कम खर्च, क्योंकि इसमें ज्यादा पुस्तकों की भी आवश्यकता नहीं होती और न ही बहुत ज्यादा इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो साधारण योग्यता वाले व्यक्ति को रखकर भी इसका काम आसानी से चलाया जा सकता है, मतलब इसमें खर्च बहुत कम होता है। तो ये सब कारण हैं गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा रोकड़ पद्धति को अपनाने के। अब हमको पढ़ना है कि प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ पद्धति में क्या अंतर है। अभी तो हमने पढ़ा कि लाभ, ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो क्या है, रोकड़ बही का सारांश होता है, अभी पढ़ा हमने। लेकिन अब आपको क्वेश्चन आ गया कि रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर बताइए। तो कुछ ना कुछ तो उसमें अंतर भी है, उसका सारांश है जरूर, लेकिन उसमें दोनों में कुछ अंतर भी है। तो वो क्या अंतर है वो हमको देखना है। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है वो एक किसी निश्चित तिथि को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? निश्चित तिथि को बनाया जाता है, जबकि रोकड़ बही जो है वो प्रतिदिन बनाई जाती है। प्राप्ति भुगतान खाता निश्चित अवधि के बाद या अंत में बनता है और तिथिवार नहीं लिखा जाता है, इसमें सौदों को तिथिवार नहीं लिखा जाता है, जबकि रोकड़ पुस्तक में सौदों को तिथिवार लिखा जाता है। तिथिवार जैसे मतलब जैसे कि ये मंथ चल रहा है हमारा अक्टूबर मंथ या दिसंबर मंथ जो भी चल रहा है, या जनवरी मंथ को ले लें हम, तो जनवरी माह के ट्रांजैक्शन पहले लिखे जाएंगे और जनवरी माह में भी जो ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे वो डेट के हिसाब से 1 तारीख 2 तारीख जो भी डेट वाइज सौदे हैं लिखे जाएंगे, फिर फरवरी मंथ के। बट प्राप्ति भुगतान खाते में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद ये जो खाता होता है प्राप्ति भुगतान खाता, वो एक याद रखने के उद्देश्य से बनाया जाता है, मेमोरेंडम अकाउंट होता है, जबकि रोकड़ पुस्तक जो है वो
खाता बही की प्रधान पुस्तक है, मुख्य बही है वो। इसके बाद प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, जबकि रोकड़ पुस्तक व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती है। तो ये कुछ अंतर है प्राप्ति भुगतान खाते और रोकड़ पुस्तक के। अब उसने पूछा है हमसे कि प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर बताइए। तो प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक की सहायता से बनाया जाता है, जबकि आय व्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। नंबर 2, प्राप्ति भुगतान खाते में अदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय का समायोजन नहीं होता है, जबकि आय व्यय खाते में अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय का समायोजन होता है। प्राप्ति भुगतान खाता प्रारंभिक रोकड़ और अंतिम रोकड़ शेष के लिए बनाया जाता है, जबकि आय व्यय खाता किसी भी एक निश्चित तिथि को संस्था को होने वाली आय या घाटे को जानने के लिए बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते के साथ चिट्ठा बनाना जरूरी नहीं, जबकि आय व्यय खाते के साथ चिट्ठा बनाना जरूरी है। तो ये अंतर थे मुख्य कुछ प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए एग्जाम की दृष्टि से, जो आपके आईएमपी हैं, ये आपको पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू।